देखो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने प्रकरण 1 में धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र में वाणिज्य व्यवस्था के अंदर वाणिज्य का उद्भव और वाणिज्य की उत्पत्ति के कारण के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। वाणिज्य की उत्पत्ति के मुख्य 3 कारण थे: खेती की खोज, श्रम विभाजन अर्थात कि कार्य का विभाजन, आवश्यकताओं की बाहुल्यता और विविधता। इन तीनों के विषय में हमने समझ प्राप्त की थी। तदुपरांत वाणिज्य किसे कहते हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यापार को मददरूप होने वाली आनुषंगिक सेवाएं। आनुषंगिक सेवाएं अर्थात ऐसी सेवाएं जो व्यापार में अवरोध रूप परिबल हो, जो समस्याएं हो, उन समस्याओं को आनुषंगिक सेवाओं की मदद से दूर किया जा सकता है। एक और व्याख्या, जैसे कि व्यापार में अवरोध रूप ऐसी धन संबंधी, स्थल संबंधी, संग्रह संबंधी, समय संबंधी, जोखिम संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए के कार्यों का समूह अर्थात वाणिज्य। यहाँ तक अपने ने अभ्यास किया था। आज हम थोड़ा प्रकरण 1 में आगे बढ़ेंगे। आज समग्र विश्व में आर्थिक प्रवृत्तियाँ व्यापार और वाणिज्य को चैतन्य रखती है। सभी व्यक्ति अलग अलग प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति द्वारा आर्थिक लाभ या वित्तीय प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। अलग अलग स्थानों पर कारखानाओं में लाखों श्रमिक कार्य करके रोजगारी प्राप्त करते हैं। ये सभी प्रवृत्तियाँ आर्थिक प्रवृत्तियाँ कही जाती है कि जिनका उद्देश्य आर्थिक प्रतिफल अर्थात कि लाभ को प्राप्त करने का होता है। कोई भी धंधाकीय प्रवृत्तियाँ लाभ के उद्देश्य से प्राप्त की जाती है, इसलिए लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार धंधा के अलावा व्यवसाय या रोजगार भी आर्थिक प्रवृत्ति का ही एक भाग होता है, अर्थात कि आर्थिक प्रवृत्ति ही होती है। इस प्रकार समस्त आर्थिक प्रवृत्तियों का उद्देश्य वित्तीय प्रतिफल को प्राप्त करना होने से इन प्रवृत्तियों को आर्थिक प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है अथवा आर्थिक प्रवृत्ति कहा जाता है। आर्थिक प्रवृत्तियों के अलावा भी कुछ प्रवृत्तियाँ की जाती है जिन्हें हम बिन आर्थिक अथवा अनार्थिक अथवा गैर आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति में कोई भी प्रकार का प्रतिफल अथवा लाभ प्राप्त नहीं होता, परंतु ये सभी प्रवृत्तियाँ सामाजिक सेवा के उद्देश्य से की जाती है, इसलिए इन्हें अनार्थिक प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। जैसे कि डॉक्टर अपने पड़ोसियों का मुफ्त में इलाज करता हो, शिक्षक अपने पुत्र को मुफ्त में शिक्षा देता हो, समाज सेवक समाज सेवा के उद्देश्य से कोई भी कार्य करता हो जिसमें कोई भी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त न हो, इस प्रकार की सभी प्रवृत्तियों को गैर आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। इन सेवा देने वाले
कार्यकर्ताओं की प्रवृत्तियों को अनार्थिक प्रवृत्तियों के रूप में जाना जाता है। अब हम आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्तियों के बीच अंतर को समझेंगे। आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्तियों में पहला अंतर उद्देश्य। आर्थिक प्रवृत्ति यह लाभ के उद्देश्य से की जाती है, जबकि अनार्थिक प्रवृत्ति समाज सेवा या देश सेवा के उद्देश्य से की जाती है। दूसरा अंतर अपेक्षा। आर्थिक प्रवृत्ति में लाभ, वेतन, फीस इत्यादि की अपेक्षा से की जाने वाली प्रवृत्ति होती है। अनार्थिक प्रवृत्तियों में दूसरा अंतर, यह प्रवृत्तियाँ देश सेवा या समाज सेवा की अपेक्षा से की जाने वाली प्रवृत्ति होती है। तीसरा अंतर प्रकार। आर्थिक प्रवृत्तियों के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: धंधा, रोजगार और व्यवसाय, जबकि अनार्थिक प्रवृत्तियों के ऐसे कोई भी प्रकार नहीं होते हैं। चौथा अंतर जोखिम और अनिश्चितता। आर्थिक प्रवृत्तियों में जोखिम और अनिश्चितता का तत्व देखने को मिलता है, अर्थात कि जोखिम और अनिश्चितता होती है, जबकि अनार्थिक प्रवृत्ति में इस प्रकार का कोई भी तत्व दिखने को नहीं मिलता, अर्थात कि जोखिम और अनिश्चितता का प्रमाण नहीं होता है। आर्थिक प्रवृत्तियों को हम 3 भागों में बांटते हैं या विभाजित करते हैं। इसके 3 प्रकार हैं: धंधा पहला प्रकार, दूसरा व्यवसाय और तीसरा प्रकार रोजगार या नौकरी। सर्वप्रथम हम धंधा का अर्थ के विषय में समझेंगे। धंधा अर्थात लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी आर्थिक प्रवृत्ति को धंधा कहते हैं। धंधा में लाभ का होना अनिवार्य होता है। जैसे कि कोई व्यापारी कम कीमत पर सब्जी लाकर अधिक कीमत पर बिक्री करे तो उसे धंधा कहते हैं। अब देखो बच्चों, हम धंधा के लक्षण के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। धंधा के लक्षण निम्न अनुसार है। पहला लक्षण लाभ का उद्देश्य। कोई भी धंधा की प्रवृत्ति लाभ के उद्देश्य से की जाती है। कोई भी धंधा की प्रवृत्ति में लाभ का उद्देश्य होना अनिवार्य होता है। धंधे में यदि लाभ मिलना बंद हो जाए तो उस को धंधा नहीं कहेंगे। धंधे का अस्तित्व बनाए रखने के लिए लाभ अनिवार्य है। वस्तु लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाए तो लाभ हुआ कहा जाता है। इसीलिए धंधे की कार्यक्षमता को लाभ के मापदंड के रूप में जाना जाता है। लाभ यह धंधे की आत्मा है। लाभ यह धंधे का थर्मामीटर है। लाभ यह धंधे की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए कोई भी धंधा की प्रवृत्ति में लाभ का होना अनिवार्य होता है। दूसरा लक्षण बच्चों, वस्तु और सेवाओं का विनिमय। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करके अथवा खरीद करके उसका विक्रय किया जाए तो वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता है। धंधे में वस्तु और सेवाओं का विनिमय जुड़ा होता है। वस्तुएं भौतिक स्वरूप की और सेवाएं अदृश्य या अभौतिक
होती है कि जिनका विनिमय किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक साधनों का उत्पादन करने वाली कंपनी भौतिक वस्तुओं का विनिमय करती है, जबकि विद्युत सेवा की पूर्ति करने वाली कंपनी सेवाओं का विनिमय करती है। इसलिए कोई भी धंधाकीय इकाई में वस्तु और सेवाओं का विनिमय होना अनिवार्य होता है। तीसरा लक्षण जोखिम और अनिश्चितता। धंधे में जोखिम और प्रतिफल की अनिश्चितता देखने को मिलती है। जैसे कि धंधे में आग का लगना, दुर्घटना का होना, कर्मचारियों की हड़ताल, हुल्लड़, चोरी, लूटपाट, ग्राहकों की पसंदगी में परिवर्तन, अभिरुचि, मांग में कमी, लोगों की जीवन शैली, रुचि, आदतों में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन और अनेक प्रकार के मानव सर्जित जोखिम देखने को मिलते हैं। तदुपरांत सुनामी, भूकंप, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे अनेक जोखिम देखने को मिलते हैं और इन सब जोखिमों के कारण व्यवसाय के लाभ पर असर होती है। इसलिए धंधे में कभी कभी लाभ के अलावा नुकसान होने की भी संभावना बनी रहती है। चौथा लक्षण दृष्टिगुण का सर्जन। दृष्टिगुण अर्थात कि वस्तु और सेवा की उपयोगिता द्वारा उसके उपयोगकर्ता को संतुष्टि प्राप्त होना, अर्थात कि तुष्टिगुण का सर्जन होना। तुष्टिगुण को 3 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। पहला नंबर 1 स्वरूप तुष्टिगुण, नंबर 2 स्थान तुष्टिगुण और नंबर 3 समय तुष्टिगुण। जैसे कि कच्चे माल का तैयार माल में रूपांतर हो और रूपांतर करके उसे उपभोग योग्य बनाया जाए तो उसे स्वरूप तुष्टिगुण कहते हैं। उसी प्रकार माल के उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक ले जाया जाए तो उसे स्थान तुष्टिगुण कहते हैं और माल की आवश्यकता न होने पर उसका संग्रह करके आवश्यकता के समय पूर्ति की जाए तो उसे समय तुष्टिगुण कहते हैं। चौथा लक्षण के बाद 5वां लक्षण निरंतर प्रवृत्तियाँ। कोई भी धंधाकीय प्रवृत्तियाँ निरंतर या लगातार चलती रहनी चाहिए। सप्ताह में 6 दिन दुकान बंद रखते हो और 1 दिन चालू रखें तो उसे धंधाकीय प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। धंधाकीय प्रवृत्ति निरंतर लगातार होती रहनी चाहिए। व्यापारी लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय की प्रक्रिया सतत करता है, परंतु उत्पादक या व्यापारी अपने रहने के लिए मकान तैयार करे और बाद में उस मकान का विक्रय करके लाभ प्राप्त करे तो उसे धंधाकीय प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। अर्थात कि इस प्रकार की सभी प्रवृत्तियाँ लगातार चलती रहनी चाहिए तो ही उसे धंधाकीय प्रवृत्ति कहते हैं। छठा लक्षण धन की आवश्यकता। धंधाकीय प्रवृत्ति में प्रारंभ से लेकर अंत तक धन की आवश्यकता बनी रहती है। कारखाने में कच्चा माल में से अर्ध तैयार माल में, अर्ध तैयार माल में से तैयार माल में रूपांतर करने के लिए व्यापारी को माल खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तदुपरांत मजदूरों को वेतन चुकाने के लिए ईंधन, कोयला, बिजली इत्यादि खर्चाओं के लिए, दैनिक प्रवृत्तियों के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन का होना अनिवार्य होता है। 7वां लक्षण और लास्ट आर्थिक प्रवृत्ति।
आर्थिक प्रवृत्ति धंधा धन के उपार्जन द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली आर्थिक प्रवृत्ति का ही एक भाग होता है। अर्थात कि धंधाकीय प्रवृत्ति आर्थिक प्रवृत्ति ही है।